नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम किसी काम पर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वहां जाकर के हम काम करेंगे, सौहार्दपूर्ण एक वातावरण होगा, वहां से कुछ आमदनी होगी, उस आमदनी से अपने जीवन यापन को चलाएंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि वही काम जहां आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप जिस वातावरण के विषय में सोच करके जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं खुशहाल जीवन होगा, लेकिन वही सारा चक्र उल्टा हो जाए और काम ही आपके मौत की वजह बनने लग जाए, तो सोच करके कितना हैरानी होता है। दरअसल यहाँ पर ये बातें सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक चौंकाने वाला रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। और यह रिपोर्ट अपने आप में प्रतिष्ठित संस्था आईएलओ के द्वारा जारी किया गया है। आईएलओ के इस रिपोर्ट ने दुनिया भर का ध्यान अपने तरफ खींचा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि दरअसल दुनिया भर के बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी वो काम करने के लिए जाते हैं वहां का वातावरण सही नहीं है। हालांकि इसके पीछे और भी कई तरह के कारण बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन बताया गया, देखिए, कहा गया 8.4 लाख पीपल एनुअली। ये आईलो का रिपोर्ट है कि तकरीबन 8.5 लाख के आसपास व्यक्ति दुनिया भर में अगर चर्चा किया जाए तो सालाना टॉक्सिक वर्क प्लेसेस, वर्क कल्चर की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब सोचिए अपने आप में कितना अपमानजनक स्थिति बना हुआ है। इसके पीछे की बहुत वजह है, जैसे कि लॉन्ग आवर्स हो सकता है, यानी कि काम के घंटे अधिक होना। इसके अलावा स्ट्रेस हो सकता है कि काम जहां आप कर रहे हैं कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव का होना। इसका और भी कारण एक हो सकता है हैरेसमेंट होना, यानी कि किसी भी तरह की परेशानी वहां पर होना। ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये रिपोर्ट दर्शाता है कि लोगों के मृत्यु, और तकरीबन एनुअली आपने देखा कि तकरीबन 8.5 लाख जो है लोग इस वजह से सिर्फ कार्यस्थल पर अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है, इस वजह से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। जरा विस्तार से समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बिंदु को। हर साल कहा गया है कि 8.4 लाख से अधिक मौतें कार्यस्थल से जुड़े मानसिक और सामाजिक जोखिम के कारण होता है। ठीक है, दो शब्दों पर जोड़ दिया गया है कि एक मानसिक, एक सामाजिक। कार्यस्थल पर मानसिक कहने का क्या तात्पर्य है? यानी कि कुल मिलाकर के मानसिक तनाव की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसको आप मेंटल हेल्थ से जोड़ करके देखना चाहेंगे। ठीक है, अब इसकी कई वजह हो सकते हैं, जैसा रिपोर्ट में एक चर्चा, एक शब्द कहा गया हैरेसमेंट होना, किसी तरह का उत्पीड़न होना, है ना? जो आपके साथ कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ तनाव हो जाना, या और भी किसी वजह हो सकता है, जैसे वर्कलोड बहुत अधिक होना या आपके पसंद का काम नहीं होना। ये तमाम वजह इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। सामाजिक क्या हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बहुत सारे चीज आएंगे। जैसे कि हम भारतीय समाज की बात करते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि कार्यस्थल को लेकर के जाति व्यवस्था के वजह से बहुत सारे एससी एसटी मामले में केस दर्ज होता है। तो एक मामला क्या हो गया, कार्यस्थल पर कास्ट की वजह से परेशानी हो सकता है। आपको विशाखा गाइडलाइंस के विषय में पता है ना? विशाखा गाइडलाइंस क्या कहता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए लाया गया। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कह सकते हैं ना कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वो सामाजिक अंतर्गत आएगा, है ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्या वो धर्म हो सकता है? अभी आपको नासिक का केस पता है ना? आपने देखा एमएनसी में किस तरह के धर्म परिवर्तन की स्थिति चल रहा था, जिसके अंतर्गत धर्म को लेकर के बात की जा रही थी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? शारीरिक में आप देखिए, क्या वो दिव्यांगता हो सकता है? बहुत सारे लोगों का हो सकता है उनके दिव्यांगता की वजह से कार्यस्थल पर काम करना उचित ना हो बन पा रहा हो। इसके अलावा भी और भी कई कारण हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को आप सामाजिक अंतर्गत, समाज के व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। यही बातें यहाँ पर कहा गया है। जो कुछ प्रमुख कारण रिपोर्ट ने प्रमुखता से उजागर किया है, उसमें कुछ बातें कही गई है, जिसमें लंबे काम के घंटे को लेकर के चर्चा किया गया है। अब देखिए ये डिबेट बहुत पुराना है। आपको पिछले साल भी देखे होंगे, बहुत सारे उद्योगपति इस डिबेट को बहुत आगे बढ़ाते नजर आए। कुछ उद्योगपति का तो यहाँ तक कहना हुआ कि एक दिन में कार्य करने की जो घंटा है वो 14-15 आवर का होना चाहिए। अब सोचिए कोई व्यक्ति 14-15 घंटा काम करता है, तो फिर बाकी जीवन के जो कार्यकलाप है वो कब कर पाएगा, है ना? कुछ लोगों का कहना है कि 12 घंटे का काम, कुछ का 10 घंटे, कुछ का 8 घंटे, यही तकरीबन चलता है।
जो हमारा परंपरागत तौर तरीका है कार्य करने का, जैसे हम सभी के पास 24 घंटा अपने जीवन में होता है, यही है। अब इस 24 घंटा को अगर डिवाइड करना हो तो कैसे किया जाए? सामाजिक वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका एक तरीका है 8 प्लस 8 प्लस 8 कर दीजिए। क्या कहने का तात्पर्य है कि ये जो 8 है ना, ये सबसे पहले आप अपने लिए दीजिए, नींद के लिए, सोने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, है ना? देखिए यहाँ शब्द क्या है? मानसिक तनाव। तो मानसिक तनाव नींद से कहीं न कहीं पूरा होगा आपका, दूर होगा, ठीक है? तो ये 8 जो है वो आप नींद के लिए दिए। अब ये 8 क्या है? ये 8 आप दीजिए कार्यस्थल के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि यहीं से आपका जीवन यापन होगा, आमदनी होगी, परिवार चलेगा। तो ये 8 यहाँ दिए और फिर ये 8 क्या है? आजकल एक शब्द कहते हैं ना, मी टाइम, यानी कि अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, दैनिक कार्यकलाप के लिए, अपने हॉबीज के लिए, ये तमाम चीजें जो है इस 8 के लिए दिया जाना चाहिए। यानी 8 8 8 अगर इसमें आपने 24 आवर्स को डिवाइड कर दिया तो आपका जो प्रत्येक दिन का अगर दिनचर्या जो बात किया जाए वो खुशहाल हो जाएगा। ये बातें कही गई है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति 14 घंटा, 15 घंटा या 16 घंटा या 12 घंटा ही कार्य करता है, तो क्या ये 8 8 8 का कॉन्सेप्ट कुछ बचेगा? अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे ही कार्य करता है, मान लेते हैं 12 आवर्स, तो वो 8 घंटे कम से कम सोएगा, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। जहाँ जॉब पे जाता है, ट्रैवलिंग में आने-जाने में 2 घंटे गए, दैनिक कार्य कब करेगा, भोजन कब करेगा? सोचिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी कि उसके जीवन में तो फिर समय ही नहीं बच रहा है 12 घंटे काम करने के बावजूद भी। और अपने देश में भी दुनिया भर के बहुत सारे कंपनियों में 12 घंटे का शेड्यूल है, 12 घंटे लोग काम करते हैं। तो सोच सकते हैं अपने आप में ये बहुत खतरनाक स्थिति है, लंबे काम के घंटे का होना। नौकरी की असुरक्षा। देखिए, नौकरी की असुरक्षा ना सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है। यूँ तो अगर आप देखा जाए तो हमेशा से ही एक व्यवस्था ये रहा है कि इस तरह की स्थिति लोगों के मन में, जो भी काम करने वाले लोग हैं, रहता है। लेकिन यह बढ़ा है दुनिया भर में, विभिन्न रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कोविड-19 के बाद ये असुरक्षा काफ़ी बढ़ा है। आईआईटी पर रिसर्च किया गया, आपको लास्ट ईयर का एक रिसर्च बताऊं, उसमें कहा गया कि आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट को, आपने न्यूज़पेपर में ये आया था, आप मीडिया में अगर ध्यान रखते हैं तो, आईआईटी बॉम्बे का एक स्टूडेंट जो है मैकेनिकल इंजीनियर, वहां से ग्रेजुएट होने के बाद रेलवे में 4th ग्रेड का एम्प्लॉय होता है वो। यानी कि 4th ग्रेड का एम्प्लॉय मतलब समझते हैं, कुल मिला के साफ सफाई का काम करना, वो जो पटरी वगैरह होता है वहां रख रखाव करना, ये सब काम है। अब वो कहाँ से ग्रेजुएट है? आईआईटी से, मैकेनिकल इंजीनियर। और काम क्या कर रहा है ये? जब उससे पूछा गया, चूंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान हुए, उससे पूछा गया कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने एक शब्द कहा कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो कहा सरकारी नौकरी क्यों? इसमें तो पैसा बहुत कम मिलेगा, है ना? आपको मुश्किल से 20-25 हजार रुपये सैलरी होगी। और आईआईटी से इंजीनियरिंग करते, आप किसी एमएनसी में काम करते, तो आपका करोड़ों में पैकेज होता। तो उन्होंने एक शब्द की चर्चा की, ये असुरक्षा, नौकरी की असुरक्षा। यहाँ एक बार सरकारी नौकर बन गए तो 60 साल फिक्स है, नौकरी से हटेंगे नहीं, पेंशन है, तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षाएं हैं। लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो करोड़ों का पैकेज दे रही हो, संभव है कल ही नोटिस थमा दे। आज रात में सोए, लोन लिया, सब कुछ किए थे, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब का ईएमआई चल रहा है, लाखों का ईएमआई मंथली हो गया, और कल सवेरे नोटिस मिल जाए ऑफिस जाते हैं कि अब आप फायर कर दिए गए हैं, क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर के ये जो सामाजिक असुरक्षा है, ये बढ़ता जा रहा है, नौकरी को लेकर के असुरक्षा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, अनुबंध आधारित जो नौकरी मिलने लगी आजकल, आप देखेंगे परमानेंट, जो पहले बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते थे वो खत्म होता जा रहा है ना? आउटसोर्सिंग हो रहा है। कहने का तात्पर्य, एक कंपनी को दे दिया उसने, सरकार के उस डिपार्टमेंट का टेंडर ले लिया और वो अपने लोगों की भर्ती कराता है, और सरकार सिर्फ उस कंपनी को पैसा देती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने एम्प्लॉय में। आउटसोर्सिंग इस व्यवस्था को कहते हैं। तो नौकरी की असुरक्षा रहा, जिसके वजह से तनाव रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न। ये उत्पीड़न दो नजरिए से देखना चाहिए, या दो तीन नजरिए से कह सकते हैं। एक दो पुरुषों के साथ हो सकता है कि अत्यधिक तनाव तनाव का होना, बॉस के साथ व्यवहार ठीक नहीं होना, आपके अपने जो मित्र हैं वहाँ कार्य करने वाले, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं हो पाना,
कार्य का अधिक दबाव होना, ये तमाम वजह हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत मेडिकल रिपोर्ट्स भी इसको आता है कि खास करके मस्तिष्क से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वह उसका मुख्य वजह कार्यस्थल पर उत्पीड़न या तनाव का होना है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जोड़ करके देखिए तो उसी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यहां से निकल के आएगा, जिसको लेकर के विशाखा गाइडलाइंस पर मैंने पहले ही चर्चा किया। दिव्यांगता एक और एंगल निकल सकता है। इसके अलावा उत्पीड़न जाति के आधार पर, नासिक वाला केस अभी आप धर्म के आधार पर देखेंगे, है ना। तो अलग अलग चीजों के आधार पर यहाँ पर उत्पीड़न हो सकता है कार्यस्थल पर, और ये सब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसी संकल्पना के साथ जाकर के जुड़ता है कि ये सारी वजह है मौत की तरफ धीरे धीरे जाते जा रही है, ठीक है। अब इन तमाम चीजों से ज्यादा क्या हो रहा है, हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक का होना, और मानसिक विकार, यानी कि कहीं ना कहीं उसको ऐसे जोड़िए कि पहले जो है एंजाइटी होता है, स्ट्रेस आया, एंजाइटी हुआ, सुसाइडल टेंडेंसी हुआ, सुसाइड कर लिए। तो ये एक प्रक्रिया जो है वो चलते रहता है, और इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ करके आप देख सकते हैं कोविड के बाद काफी अच्छा स्वस्थ डिबेट हो रहा है हमारे समाज में, दुनिया भर में इस टॉपिक पर, और ये बहुत अच्छा है भी। तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों से आपको इसे जोड़ करके देखना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है? इन जोखिमों के कारण क्या हो रहा है कि प्रतिवर्ष लगभग 4.5 करोड़ विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब क्या कहा गया है कि विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष एक स्वास्थ्य माप है, ठीक है, हेल्थ मेजरमेंट करने की व्यवस्था है। यह बताता क्या है कि किसी बीमारी या मृत्यु के कारण कितने स्वस्थ जीवन के वर्ष बर्बाद हो गए हैं। अगर मान लीजिए आप स्वस्थ है, ठीक है, तो आप कितना काम कर पा रहे हैं, आपकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी कितनी है। लेकिन अगर मान लेते हैं दुर्भाग्यपूर्णवश कह सकते हैं इसे, कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, और ये हो गया कि अब आप परमानेंट डिसेबल हो गए हैं, है ना, आपके शरीर के कुछ अंग कार्य करना बंद कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप मुझे बताइए कि आपके कार्य करने की उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। मानव शरीर भी एक मशीन है ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक लगा है, तो इससे आवाज आप सुन पा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमी हो जाए, वॉइस जो है कट कट करके रुक रुक के आपके पास पहुंचे, तो सुनने में व्यवधान होगा ना। यानी कि इस माइक के प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा, और असर क्या पड़ा? नकारात्मक, गिर गया उत्पादकता। ऐसे ही मानव शरीर के साथ है। यदि मैं दिव्यांग हो जाता हूं तो निश्चित तौर पर अभी जो मेरी उत्पादकता है उसमें कमी आएगा, और इसमें दोनों ही आधार पर, शारीरिक तौर पर भी इसको समझिए और मानसिक तौर पर। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सवेरे सवेरे अपने ऑफिस जाता है और वहां किसी से बहस हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि पूरा दिन वो जो कार्य करेगा उसकी उत्पादकता वही रहेगी, या वो चिढ़ा हुआ रहेगा, परेशान रहेगा? तो यही होता है। तो कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के बातें की जा रही है कि इन तमाम वजहों से कार्य जो हो सकता था वो कितने वर्ष का नुकसान हुआ है, यही मेजरमेंट होता है। अब इसके रिजल्ट में देखेंगे तो प्रतिवर्ष वैश्विक जीडीपी का 1.37% के बराबर आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। तो ये सारा प्रभाव केवल सामाजिक और व्यक्तिगत तौर तरीके से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे इसका आर्थिक प्रभाव भी है, आर्थिक नुकसान भी है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। देखिए इस तरह के टॉपिक जो है ना, यूपीएससी वगैरह में, एसए में काफी पूछा जाता है, और आपका पेपर भी है इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, ये सब जो है यहाँ पर काफी प्रश्न इन सब चीजों से बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि मनोसामाजिक कार्य वातावरण, साइकोलॉजिकल फैक्टर की यहाँ पर बात की गई है। अब इसमें कहा गया है कि जो आपका वर्क प्लेस है उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और उसके अंतर्गत क्या व्यवस्था है जिसके वजह से इस तरह की परेशानी हो रही है। जैसे कि काम का डिजाइन, मान लीजिए कि मैं पढ़ाने के लिए हूं, मुझे पढ़ाना पसंद है, कितने भी कठिन से कठिन टॉपिक हो, मैं अगर करंट अफेयर्स पठन पाठन करता हूं, तो मैं रोज ही इस बात के लिए सवेरे उठते ही तैयार मेरा दिमाग रहता है ना, कि आज हो सकता है इकोनॉमी का कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाए, उस पर मुझे लेक्चर लेना पड़े। अगले दिन मुझे हो सकता है कि फिजिक्स के किसी टॉपिक पर लेक्चर लेना पड़े, अगले दिन हो सकता है कि मुझे हिस्ट्री पे लेक्चर लेना पड़े, अगले दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया, या देश के पार्लियामेंट में कोई संशोधन या बिल आया हो, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस पर लेक्चर लेना पड़े। यानी कि विषय कोई भी हो, अगर करंट अफेयर्स में है, तो मेरे मन मस्तिष्क में ये बात बैठा हुआ है कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट हो उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, उसके सभी एंगल को समझना पड़ेगा और आपके सामने परोस देना है।
तो मेरा माइंड क्या है, इसके लिए तैयार है पहले से, कंटेंट को लेकर के, पढ़ाने को लेकर के, अपने जो वाचन शैली है, इन तमाम चीजों को लेकर के तैयार है। लेकिन मुझे ये काम ना दिया जाए, मुझे कुछ और काम दे दिया जाए और वो कहा जाए कि भाई साहब आज से क्या कीजिए कि आप वीडियो का एडिटिंग करेंगे, है ना? क्योंकि जो वीडियो अपलोड जैसे मेरा अभी आप देख रहे होंगे तो उसका कोई एडिट तो किया होगा, है ना? थंबनेल बनाएंगे आप, या आप जो है ग्राफिक्स डिजाइन का काम करेंगे, या आप कैमरा पर्सन का काम करेंगे। अब अगर मुझे कैमरा पर्सन का कार्य नहीं आता है, चलो मैंने सीख भी लिया उस कार्य को, लेकिन मेरी अभिरुचि का विषय नहीं है, तो क्या मैं उस कार्य को अच्छे से कर पाऊंगा? तो कुल मिलाकर के मामला यहाँ है कि काम का डिजाइन क्या है ना? क्या वो आपके पसंद का काम है? आपने इकोनॉमी में बेरोजगारी पढ़ा होगा, एक चैप्टर ही पूरा है और यूपीएससी के सिलेबस में भी है, आपने ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ा होगा। तो उसमें इस बात को लेकर के जिक्र किया गया है कि बेरोजगारी में वह भी मामला है कि अगर आपके योग्यता के हिसाब से और आपके पसंद के हिसाब से कार्य अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप बेरोजगार ही हैं। तो कुल मिलाकर के कार्य का जो डिजाइन है ये बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है इन तमाम चीजों पर। आगे, काम का संगठन और प्रबंधन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप सुनते हैं ना गूगल के विषय में, फेसबुक के विषय में मेटा हो गया है, या आप जो ट्विटर पहले हुआ करता था अब एक्स प्लेटफॉर्म है। ये आखिर क्यों दुनिया भर में फेमस है ये एमएनसीज? ये अपने वर्क कल्चर की वजह से। लोग कहते हैं कि अरे यहाँ काम एक बार चले जाए तो इतना अच्छा वर्क कल्चर है कि एक बार अपने बॉस से आप कह देते हैं कि आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, वो तुरंत कहता है नहीं नहीं लीव ले लो तुम, है ना, जाओ कहीं घूमने की व्यवस्था करते हैं। आपने सुना ये? या एक कोच आपके लिए बुझा देते हैं जिससे आप काउंसलिंग करवा लो, वो सजग रहता है पूरा। यानी कि वर्क कल्चर अपने कर्मचारियों के लिए इतना अच्छा करके रखा है कि मानसिक तनाव बिल्कुल ना हो। ठीक है? लेकिन कई जगह आप देख रहे होंगे कि ऐसा होता है, प्रबंधन वहां के मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, 103 डिग्री बुखार है फिर भी आ जाओ तुम ऑफिस, क्योंकि तुम्हारा आना जरूरी है, नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा, फायर कर दिए जाओगे, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, है ना? और भारत जैसे देशों में ऐसा होता है, क्योंकि बेरोजगारी जहाँ ज्यादा रहेगा तो एक पद है तो 500 लोग वैकेंसी जो है वो वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये हटे तो हम आ जाए। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, संगठन और प्रबंधन काम का क्या होता है, उसका नेचर क्या है, इस सबका प्रभाव पड़ेगा। नीतियां, नियम और प्रक्रियाएं, सबसे महत्वपूर्ण यही है। पॉलिसी मेकिंग बहुत मायने रखता है, रूल एंड रेगुलेशन। कोई नई व्यवस्था आया, उस नई व्यवस्था के साथ आप कितना ढल पाए। जैसे मान लेते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे यूपीएससी क्वालिफाई करके, और अभी पार्टी एक्स की सरकार है। अब पार्टी एक्स के जो रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है, इसके साथ काम करने को लेकर के बहुत सहज हो। लेकिन चुनाव हुआ और पार्टी ओ जो है वो सत्ता में आ गई। अब पार्टी ओ आपके विचार के हिसाब से ठीक नहीं, या ठीक भी है तो ये आते ही पॉलिसी चेंज करती है, रूल रेगुलेशन प्रोसेस पूरा चेंज कर दिया गवर्नेंस का, वो आपको सूट ही नहीं कर रहा है। आप भले ही आईएएस ऑफिसर हो, आप परेशान रहोगे डेली। आपको डेली लगेगा दिन में 4 बार कि रिजाइन मार देते हैं, नहीं मारोगे क्योंकि आप आईएएस हो। आपको लगता है इतना पैसा, पावर, प्रतिष्ठा सब चला जाएगा। ठीक है? तो कुल मिला के क्या होगा, इन तमाम वजहों से ये जितने एलिमेंट्स हैं, इन तमाम चीजों को आप मिला दीजिए तो कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर, मानसिक स्थिति पर, कार्यक्षमता पर, ये सब पर प्रभाव डालता है। और यही बात आईएलओ का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, ये रिपोर्ट उजागर करता है और ये दुनिया भर को लेकर के कहा गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को और थोड़ा आगे बढ़ाए तो इसके लिए कहा गया है इस रिपोर्ट में कि कार्य करने का जो वातावरण है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे काम की प्रकृति, काम की प्रकृति में काम का दबाव, उसकी जिम्मेदारी, कौशल के अनुसार काम। जैसे मैंने पहले ही समझाया था कि मुझे पढ़ाना आता है लेकिन मुझे दे दे ग्राफिक्स का काम तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और ग्राफिक्स का जो काम कर रहे हैं जो, या जो वीडियो एडिटर है, उनको कहे कि भाई साहब आज आप वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे, आज मनीष सर नहीं है, लीव पे हैं, तो एक काम कीजिए आज का लेक्चर आप ही लीजिए। तो फिर कैसे काम चलेगा? वो व्यक्ति तो कर ही नहीं पाएगा उस काम को, या करेगा भी दबाव में कि मेरी नौकरी ना चले जाए, तो बहुत सही ढंग से नहीं कर पाएगा और इसका उसके उत्पादकता पर प्रभाव पड़ना तय है। और इकोनॉमिकल फैक्टर क्या पड़ेगा? हो सकता है आप देखेंगे कि अरे यार संस्कृत या इसमें कैसे पढ़ाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे एडमिशन ना ले चले जाए, तो इकोनॉमिकल फैक्टर से जाकर के जुड़ा, सामाजिक स्तर से भी जुड़ा। ये सारे चीज स्किल के आधार पर है। कार्य में विविधता और उसका अर्थ, निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत मायने रखता है कि डाइवर्सिटी कितनी है किसी वर्क में। जैसे मैंने अपने करंट अफेयर का एग्जांपल दिया ना, 7 दिन में मेरे पास हो सकता है कि अगर दिन में मैं 3 लेक्चर लेता हूं तो हो सकता है 21 टॉपिक आ जाए, और वो 21 टॉपिक संभव है 11-12 सब्जेक्ट से आ जाए।
तो मुझे वो तमाम 11-12 सब्जेक्ट का समझ होना चाहिए। मैं अगर ये दावा करता हूँ कि मैं पॉलिटी का फैकल्टी हूँ, तो मुझे पॉलिटी की समझ होनी चाहिए ना। मुझे इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगा तब भी काम चलेगा, थोड़ा बहुत जानकारी रहता है लोगों को, लेकिन उतना मतलब कॉम्प्लेक्स जो टर्मिनोलॉजी है वो नहीं भी पता होगा इकोनॉमी का चलेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पॉलिटी मुझे अच्छे से आता है और मुझे इकोनॉमी नहीं आता है, या मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पता है, मुझे आर्ट एंड कल्चर नहीं पता है, या मुझे इंटरनल सिक्योरिटी पता है, मुझे गवर्नेंस नहीं पता है, या इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पता है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स है आपका। आप खुद ही कह रहे हैं कि कार्य की विविधता मेरे अंदर होनी चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। यानी कि एक व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि मल्टी डायमेंशनल काम कर पाता है, कुछ व्यक्ति हैं जो उस काम को नहीं कर पाते हैं, वो एक जगह अपना काम चुनना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी समझ है, अपने हिसाब से तय करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे कहा जाए कि नहीं मुझे एक ही विषय पढ़ाना है, या वो उसको कहा जाए कि मैं डेटा एनालिसिस अच्छा कर लेता हूँ, रिसर्च की भाषा में करके है, लेकिन उस व्यक्ति को कहे कि नहीं आप डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे, आप हमारे पास रिसर्च पेपर है, जैसे आईएलओ ही संगठन है, ये भी रिपोर्ट निकाली है, रिसर्च ही किया, तो किसी ने डेटा कलेक्ट तो किया होगा ना। तो उसको कहा गया जो डेटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनको कहा गया कि आप डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे, आप इस रिपोर्ट का लिमिटेशंस पता करेंगे, या उसको ये कहा जाए कि आप जो है मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे। वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, उसका नेचर ही नहीं है, उसकी विविधता में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। काम का प्रबंधन, जैसे कि कार्यभार, समय सीमा, गति, नियंत्रण, ये क्या और कितना सपोर्ट मिलता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की। नीति प्रणाली, नौकरी की शर्त, वेतन, पुरस्कार, सुरक्षा नीति, या जो उत्पीड़न रोकने के उपाय हैं, इन तमाम चीजों पे हमने बात किया है। मौतों का अनुमान कैसे लगाया गया, किसके द्वारा? ये आईएलओ को जो रिपोर्ट है, ये कैसे आकलन किया है? जैसा कि अत्यधिक काम का दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर है आपको वर्क का, कि नहीं क्लाइंट जो है, एमएनसी में कहा जाए क्लाइंट जो है जल्दी जल्दी डिमांड कर रहा है, तो आपको काम करना पड़ेगा। मेहनत और इनाम में और संतुलन होना चाहिए, बहुत काम कर रहे हैं, काफी डेडिकेशन है किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी एमएनसीज के लिए, जहां भी आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए, संस्था के लिए, है ना। लेकिन आपको लगता हो कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, या आपको जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधा बहुत बेहतर नहीं है, तो भी अगर ऐसा असंतुलन होता है तो निश्चित तौर पर उस पर काम पर प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर भी। नौकरी की सुरक्षा पर पहले ही हमने बात किया, लंबे काम के घंटे पर बात किया, कार्य स्तर पर बदसलूकी भी हमने चर्चा कर लिया। कुल मिलाकर के आईएलओ के ये जो 5 प्रमुख जोखिम के आधार हैं, उसमें ये प्रमुखता बनाए हुए है। इन आंकड़ों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज डेटा से जोड़कर मौतों और बीमारियों का अनुमान निकाला गया, और उसके आधार पर यह कहा गया कि तकरीबन देखा जाए तो 8.5 लाख लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल जोखिम की हम बात कर रहे हैं, रिस्क को लेकर के, वो कहा जा रहा है कि देखिए ये व्यवस्था नई नहीं है, लेकिन कार्य जगत में ये जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, इसका परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सिर्फ कार्यस्थल पर होने वाली परिवर्तन की वजह से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया आजकल का डिजिटल जमाना, है ना, एक तो हम आप जो जुड़े हुए हैं, तो शब्द चलता है आजकल, एक होता है रियल और एक क्या होता है रील। दो अलग अलग जीवन है ना, रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, रील में दिखावे की बात होती है, हम चाहते हैं कि बेहतर दिखें, है ना, कमतर चीजों को भी मैग्नीफाइज करके दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके। और यहाँ क्या है, ये जीवन का यथार्थ है, सच्चाई है, जैसा है वैसा ही है। और सच्चाई यथार्थ जो है वो थोड़ा सा निष्ठुर होता है, ठीक है, और ये चकाचौंध से भरा होता है। तो आजकल लोग किस चीज पर जा रहे हैं, रियल लाइफ जी रहे हैं या रील लाइफ जी रहे हैं? किसी एक्ट्रेस ने फलाना डिजाइन का कपड़ा पहना, तो समाज की बहुत सारी महिलाओं को वही कपड़ा चाहिए, है ना। किसी एक्टर ने किसी फिल्म में एक हेयर स्टाइल किया, तो लोगों को वही हेयर स्टाइल चलाया चाहिए, उसको कहा गया है ट्रेंड, ट्रेंड फॉलो कर रहा है हमारा समाज। तो कहने का मतलब हम रील लाइफ पर जा रहे हैं, हम विज्ञापनों से प्रभावित हो रहे हैं, हमारी पसंद, हम कहते हैं कि ये मेरी पसंद है, पर सही मायने में मेरी पसंद नहीं है। मैं ये कुर्ता पहना हूं, तो क्या हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये वाकई मेरी पसंद है। इसमें कई फैक्टर्स है ना, कि गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं सर्दी के दिनों में कहाँ कुर्ता पहन के आता हूँ, है ना। यह देखा जाएगा ना कि मैं अगर, अच्छा धोती में क्यों नहीं पहना, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर मैं हूं तो यहाँ धोती नहीं पहना जाता, तो मेरी पसंद नहीं है। कुल मिला के समझिए, तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप ध्यान देंगे ना, तो वो बहुत सारी चीजों से तैयार होता है, और वो एडवर्टाइजमेंट रील्स से बनता है।
और ये सब डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये कहीं न कहीं लोगों के मस्तिष्क पर, उनके जीवन शैली पर गहरा प्रभाव छोड़ता जा रहा है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? अब आप समझ जाएंगे। यहाँ जैसे मैं एआई लिखूंगा, है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब जितना काम आप जो है 1 घंटे 2 घंटे में, मान लेते हैं कि एक कहीं आयोजन हुआ, प्रेस विज्ञप्ति लिखना है, वहां के प्रबंधक को और मीडिया वालों को देना है, वो 3 घंटा 1 घंटा 2 घंटा संभव है बैठेंगे, हर एक चीज जानेंगे, फिर भाषा बनाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे, रिव्यू होगा, प्रूफ रीडिंग होगा, फिर भेजा जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि सभी डेटा दे दीजिए, बोल करके सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दीजिए, और चैट जीपीटी या ग्रुप जैसे जो एआई टूल्स हैं आपको विद इन सेकेंड्स में पूरा प्रेस विज्ञप्ति तैयार करके दे देंगे। आप बोलें तो मीडिया वाले को भेज भी देंगे आपके बिहाफ पे। आप सोच लीजिए। तो कुल मिलाकर के एआई में क्या है, एक समय होता था कि मेरा कंपटीशन आपसे है, हम मनुष्यों का कंपटीशन एक दूसरे से है। आज ऐसा नहीं है, आज मेरा कंपटीशन इस एआई से है। ठीक है, अगले 5 साल में ये मेरी नौकरी ना ले ले, है ना। जैसे कंटेंट के काम खत्म हो रहे हैं, वो एआई करके दे रहा है। आने वाले 5 साल में ये संभव है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका काम खत्म हो जाए। हालांकि आज भी हो रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर कहा जाए, है ना, ये चीज देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इसका प्रभाव पड़ रहा है दूरस्थ कर और नई रोजगार व्यवस्था, है ना। अब चूंकि हो क्या रहा है, लोग मान लीजिए कहीं के पटना के रहने वाले हैं और काम कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में, पर्व त्योहार सबसे दूर है, यार दोस्त सबसे दूर है, कल एक दुनिया में जी रहे हैं। तो इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वर्किंग नेचर अलग अलग है, ये भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है, ये जो नया वातावरण कार्य का मिल रहा है, ये तमाम जो बदलाव हो रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध नहीं है, अच्छा समाधान नहीं है, और जोखिम बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस सभी का समुच्च जोड़ दिया जाए, इस सभी का एक आप कह सकते हैं कि निष्कर्षता बात की जाए तो प्रभाव बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य पर केवल नहीं कहा जा सकता है कि चलो स्वास्थ्य खराब हो गया, लोगों की जो जीवन मृत्यु का सवाल है। अब सोचिए कोई काम आपसे आपका जीवन ही छीन ले, फिर वो काम कैसा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। तो काम का मानसिक दबाव जो है एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। और यह शब्द पे ध्यान दीजिए, वैश्विक समस्या, केवल भारत की बात नहीं की जा रही है। जब वैश्विक जगत की बात की है तो डेवलप्ड कंट्री भी हैं, अमेरिका भी है, यूरोप के भी तमाम देश हैं, वहां भी यही हालात देखे जा रहे हैं। भारत चीन जैसे देशों को ही कटघरा में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया, और यदि इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल फैक्टर ध्यान रखिएगा, ये भी जुड़ेगा। एशिया की अगर मैं बात करूं, पिछले महीने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, उस रिपोर्ट में यही चीज को लेकर के चर्चा किया गया कि टॉक्सिक वर्क कल्चर एशिया के किन देशों में सबसे ज्यादा है। तो 3 देशों का नाम आया। आपको पता है वो 3 देश कौन है? पहले नंबर पे इंडिया, या कुछ रिपोर्ट्स में इसको चाइना भी कहा गया, लेकिन आगे पीछे, पहले दूसरे नंबर छोड़िए, सीधे से समझिए। 3 देश का नाम है इंडिया, चाइना, और तीसरा कहा जाए तो साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया वाला नहीं जाइएगा, किम जोंग उन वाला, मिसाइल मारने वाला, वहां का नहीं है, साउथ कोरिया। यानी कि कुल मिलाकर के इंडिया, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, ये 3 देश ऐसे, एशिया की बात कर रहा हूं, जहां पर ये कहा गया कि वर्क कल्चर सबसे ज्यादा खराब है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बात वाकई सही है या गलत है, ये आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, अंत में आपके लिए एक सूचना है, सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर यह ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर की वैधता 23 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे साथियों। फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य ही है प्रीलिम्स और मेंस दोनों रहेगा इसमें। बैच स्टार्ट की घोषणा 4 मई 2026 से फ्लैट 60% तक ऑफ रहेगा, और केवल ऑफर में फी देखेंगे तो 48,000 है। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, आप विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, समय बेहद सीमित है, तो आपको थोड़ी सी तत्परता दिखानी होगी। अंत में एक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ, जिसकी चर्चा हमने बार बार किया है, तो मुझे आप जरा ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर वियना? पीसीएस बहुत सारा आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आईएलओ लगातार चर्चा में बना हुआ है, तमाम तरह के ऐसे रिपोर्ट्स जारी कर रहा है, इस वजह से चर्चा इसने बटोरा है। आपके जो भी विचार हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, आप भी अगर कहीं काम करते हैं, आपको भी लगता है कि वाकई वर्क कल्चर खराब होता जा रहा है, इस वजह से लोगों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, या आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है,
तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।